तो ये बात हमने करी किसकी? मोमेंटम की। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सवाल आपसे ये पूछ ले ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में मोमेंटम मिनिमम होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज। आज के इस वीडियो में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर सेंटर ऑफ मास से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जिसमें मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट्स को उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। और पता है वो टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्री। मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा कि हम किस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो ये है कि हम इस फ्रेम को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, हम ये क्यों डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करने पर हम अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस फ्रेम को समझने के लिए और इस फ्रेम से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को समझने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले चर्चा करूंगा वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम आज मैं किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं करूंगा। आपको पता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। मैं अब सबसे पहले चर्चा करना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और अगर मुझे उसे मोमेंटम लिखना है तो मैं उसका मोमेंटम कैसे लिखूंगा? आई होप कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम लिखना आता होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे 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 ग्रेजुअली लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा, और फिर आपको इस वीडियो के एंड तक ये गारंटी दे रहा हूं कि ये एहसास दिला दूंगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाकई में कुछ खास फ्रेम तो है। इसीलिए हम कई सारे प्रॉब्लम्स को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं किसकी? मोमेंटम की। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और मैं आपसे कहूं इस सिस्टम का मोमेंटम लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इंडिविजुअली हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखते जाएंगे और उन सभी का क्या कर देंगे? वेक्टर समेशन। तो मैं वही करूंगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मुझे मोमेंटम लिखना है तो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा m1 v1 वेक्टर। इंडिविजुअली हर पार्टिकल का इसी तरीके से मैं मोमेंटम लिखता चला जाऊंगा। सपोज इस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? n। ये आप सभी को समझ आ गया होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो टर्म है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा टर्म हमने कभी पहले देखा है? यस, याद करिए जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं क्या करूं, इस टर्म को डिवाइड बाय m कर दूं। m क्या है? द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम। और इसी टर्म को टोटल मास से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए, अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये वाला जो टर्म है, दिस इज व्हाट? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आज के बाद अगर आप मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं तो रेदर देन आप इंडिविजुअल हर पार्टिकल का मोमेंटम लिख करके उनका वेक्टर समेशन करें, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, क्योंकि ये जो टर्म निकल कर आया ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं आज के बाद किसी भी सिस्टम का मोमेंटम इस तरीके से भी लिख सकता हूं, द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या यहां तक ये बात समझ आ गई? सोचिए, जब आप सिस्टम का मोमेंटम लिख रहे हैं तो वहां पर आपके लिए कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आ गई कि आज के बाद अगर मुझे किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है।
टू कैलकुलेट द मोमेंटम। क्लियर है ये बात? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये रॉड है आपके पास, ठीक, ये रॉड इस एक्सिस पर फिक्स्ड है और इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इस मोमेंट पे इस रॉड का एंगुलर स्पीड मुझे ओमेगा दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि रॉड जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। सपोज इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द रॉड, तो अब आप इस तरीके से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल हर पार्टिकल का कैलकुलेट करें और उनका वेक्टर समेशन करें, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है नहीं। तो अभी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है और अगर इस रॉड का लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, और आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, L/2। तो इस पॉइंट की हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू L/2। तो मैं मान सकता हूं कि पूरी की पूरी रॉड जिसका मास अगर m है तो इस मास को मैं सेंटर ऑफ मास पे प्लेस कर सकता हूं और मैं यहां पर मोमेंटम ऑफ रॉड लिख सकता हूं। मोमेंटम ऑफ रॉड क्या लिखूंगा, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या होगा, ओमेगा इंटू L/2। वेक्टर है, डायरेक्शन लिखना चाहे तो अगर ये मेरा y एक्सिस है तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ j कैप। क्या मेरी बात समझ आई? मतलब आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई दे जाए जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या आपके सामने कोई भी इस तरीके का रिजिड बॉडी आ जाए और आपको मोमेंटम लिखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना होगा, सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है तो आप डायरेक्टली मोमेंटम को लिख पाएंगे, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। अब देखिएगा आगे की कहानी। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर मैं आपसे किसी भी सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूछूं तो क्या आएगा, बताइए। तो आपका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? अगर आपसे ये पूछा गया तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे ना भाई, बताइए। आप यहां पे लिखेंगे द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किसका, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और जनाब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे जनाब सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके सेंटर ऑफ मास से ही पूछ रहे हो कि भाई तेरी वेलोसिटी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अरे वाह यार, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दुनिया के किसी भी सिस्टम का हमेशा मोमेंटम जीरो होगा। तो सोचिए कितना खास फ्रेम है, एक सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन COM के फ्रेम में उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब आपको एक ऐसा फ्रेम पता चल गया जिसके फ्रेम में कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अब आप सोचिए इस बात का लोग किस तरीके से फायदा उठाते हैं मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने में, और स्पेशली टू पार्टिकल सिस्टम। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें जनरली टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या ब्लॉक वेज, या ब्लॉक प्लैंक। आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए हो तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें टू बॉडीज का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अब देखिएगा, अगर मैं कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम की बात करूं, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं
पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो क्या रहेगा, 0। अभी तो प्रूफ किया। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मोमेंटम 0 है और 2 पार्टिकल है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके पार्टिकल 1 का मोमेंटम कैलकुलेट करूं और पार्टिकल 2 का मोमेंटम कैलकुलेट करूं, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा और डायरेक्शन वाइज अपोजिट आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके आपने m1 और m2 को देखा, तो गारंटी से m1 और m2 का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर है, तो गारंटी है कि दूसरा वाला पार्टिकल भी उस मोमेंट पर रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि दोनों का सम 0 करना है। तो आप सोचिए, इस प्रोफाइल के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, m1 और ये m2, ये दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मैं ये लो भाई सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया और उस पॉइंट पे अपना झंडा लगा दिया भाई। इस फ्रेम से इसको देखूंगा, अगर मुझे इसका मोमेंटम p दिखाई दिया इस डायरेक्शन में, तो गारंटी है कि इसका मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में p ही होगा। तो अब आप सोचिए कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके ये गिवन ब्लॉक आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप सोचिए, ये अगर इस तरीके से आगे जा रहा है और किसी मोमेंट पर अगर ये रेस्ट पे आ गया, तो गारंटी दे रहा हूं, जिस मोमेंट पर m2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 होगी, उसी मोमेंट पर m1 की वेलोसिटी को भी 0 होना पड़ेगा। मतलब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली एक साथ रेस्ट पे आएंगे, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का मोमेंटम एक साथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके देखेंगे, तो पता है ये दो पार्टिकल आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों पार्टिकल इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे, और एक्चुअली में दिस इज अ एसएचएम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सोचिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं। कई सारे हम कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स में अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके देखेंगे, तो भी हमें ऐसा ही ऑब्जर्व होगा कि अगर एक बॉडी इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा बॉडी भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उसके अपोजिट ही आ रहा होगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके हमारे लिए इस मोशन को ऑब्जर्व करना कितना आसान हो गया। ये वाला जो मोशन है m2 वाला, ये मोशन हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, लाइक दिस, और ये मोशन भी हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। जबकि ग्राउंड फ्रेम में यही मोशन एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन होगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो पार्टिकल इस तरीके से ऑक्सीलेट भी कर रहे होंगे, और हो सकता है इस तरीके से आगे भी जा रहे। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात हमने करी किसकी, मोमेंटम की। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सवाल आपसे ये पूछ ले, ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में मोमेंटम मिनिमम होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और इंटरेस्टिंग बात कि उस मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसी एक पार्टिकल की नहीं जनाब, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हें भी पता होगा। बताओ क्या होती है, हाफ mv²। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा। जैसे कि देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और इसको पढ़ करके बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वाकई में ये नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि सभी को पता हो। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपको अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। अरे भाई, हर इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाफ mv²। इसी तरीके से दूसरे को पकड़ेंगे, उसकी वेलोसिटी पता करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, और सबका एडिशन कर देंगे। ये तो नॉर्मल स्केलर एडिशन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। तो काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को मैथमेटिकली मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, हाफ को कॉमन लेकर के समेशन ऑफ mi(vi²), where i varies from 1 to n। ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन अब देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका है। आप इस तरीके से किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो मैकेनिक्स के कई सारे सवाल जिनके लिए हमें मल्टीपल इक्वेशंस को लिखना पड़ता है, उन क्वेश्चंस को आप सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला टर्म क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस यहां पर एक और टर्म आएगा जिसको सपोज मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया के डैश। ये क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसको तो मैं लिखूंगा हाफ m इज अ टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये वाला जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने में गलती करा देता है। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो सिर्फ यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही नहीं आ रहा, इसके अलावा एक और टर्म आ रहा है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके मैंने उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, मतलब हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली और उसका समेशन कर दिया। इस तरीके से आप दुनिया में किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यस, अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन मैंने किस तरीके से लिख दिया, इसका तो मैंने कोई प्रूफ ही नहीं दिया। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से कैसे लिखा है, और ये मैथमेटिकली मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, यहां पे ये दो टर्म है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला वाला जो टर्म है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। ये वाला टर्म तो पता है फ्रेम डिपेंडेंट है। क्या, फ्रेम डिपेंडेंट है। यस, अगर आप स्पेस में अलग अलग फ्रेम से इस क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ये वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन पता है ये वाला जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है भाई। ये हर फ्रेम में सेम आएगा क्योंकि आपने इसका फ्रेम पहले ही फिक्स कर दिया। आपने पहले ही बोल दिया कि भैया हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी COM के फ्रेम में ही निकालनी है, किसी और फ्रेम की तो चर्चा ही मत करो तुम। मतलब तुमने पहले ही बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही बैठ के कैलकुलेट करेंगे, तो तुमने वहां पे पहले ही टैग लगा दिया कि भैया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर आप अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे तो ये वाला टर्म चेंज होगा, लेकिन ये वाला टर्म तो दुनिया के हर फ्रेम में क्या आएगा, सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ता हूं और देखिएगा इसमें इंटरेस्टिंग बात। अगर मैं इन COM फ्रेम बात करूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मैं इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैलकुलेट करना चाहूं तो शायद आपको यहां देख करके समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके सेंटर ऑफ मास से ही पूछ रहे हो कि भाई तेरी वैल्यू क्या है,
तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सिर्फ यही वाला टर्म आएगा। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखूंगा तो वो तो सिंपली यही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ COM इन COM फ्रेम तो क्या हो गया, जीरो। और वैसे भी मैंने केडेस फैक्टर को ऐसे ही तो डिफाइन किया था, काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे ये पूछा जाए दुनिया का ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में किसी भी गिवन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्योंकि ये वाला टर्म तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, पहला वाला ही टर्म तो फ्रेम पर डिपेंड कर रहा था। और मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दो काइनेटिक एनर्जी का समेशन है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर का समेशन है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, और आपको इन दोनों के सम को मिनिमाइज करना है। ये टर्म कांस्टेंट हो गया क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ बचा ये टर्म। तो हम ये कहेंगे जब ये जीरो होगा तभी मिनिमम होगा। क्या बोला मैंने, मतलब यहां से मुझे देख करके एक बात समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, के डैश के बराबर होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिएगा, लोगों से कई बार, वो लोग कौन है, आप ही लोग हैं, जिन लोगों से गलती क्या होती है कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है, और हमें लगता है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये आपके सामने इस तरीके से, ये क्या है भाई, देख के बताइए जल्दी से, क्या है ये, फैन है, फैन, ठीक। और ये फैन इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है, लाइक दिस। ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, और ये फैन इस तरीके से घूम रहा है भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो क्या आप जीरो बोल देंगे, नहीं बोल पाएंगे। अरे भैया पहला वाला टर्म जीरो है ना, लेकिन दूसरा वाला टर्म तो आएगा। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यहां पे हर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा और हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उन सबका समेशन होगा। तो यहां पर हम ये तो तय हो चुका है कि इस पूरे सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो नॉन जीरो आएगी। तो इसका मतलब पहला मिसकंसेप्शन जो दिमाग में रहता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम पूरा मास कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकदम गलत है। कुछ सेलेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। इसको आप एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे मास को उठा के सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहां पर ये वाला टर्म भी आ रहा है। तो पहले तो इस कंसेप्शन को दूर करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो बोलते हैं कि वो पॉइंट जहां पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर दो। गलत है भाई। इन सम केसेस ऐसा पाया गया, जैसे कौन सा केस, जब आपने इससे पहले अभी मोमेंटम कैलकुलेट किया था। मोमेंटम के केस में कर सकते हैं, जब आप यूनिफॉर्म ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते? जनरली आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें मास, पोजीशन, मास, वेलोसिटी जैसे टर्म्स आ रहे हैं, अगर ये लीनियर रिलेशंस है, हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, जैसे आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, mgh, तो वहां पे मास और पोजीशन, ये जो टर्म्स आ रहे हैं इनकी जो पावर्स हैं
अगर ये पावर 1 है, मतलब ये लीनियर रिलेशंस हैं, तो उन केसेस में मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि टू कैलकुलेट व्हाट मोमेंटम या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन एज्यूम द होल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। ऐसा कुछ और केसेस में भी हो सकता है। और बताऊं क्या? जैसे आप ग्रेविटी का टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क बताइए कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस एफ, एफ की जगह लिखेंगे एम जी। तो आप देखिए आर एम जी सिंगल पावर है, वहां आप कर सकते हैं। जब आप ग्रेविटी का वर्क निकाल रहे हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए काइनेटिक एनर्जी के केस में क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहां पे जब आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी गिवन पार्टिकल की लिखते हैं तो वहां पर हाफ एम इंटू वी नहीं आ रहा, वी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब v की पावर 2 हो गई है। तो इन दैट सिचुएशन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते समय पूरे के पूरे मास को कभी भी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट ना करें। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। अरे हो सकता है पहला वाला टर्म जीरो है लेकिन दूसरा वाला टर्म नॉन जीरो हो। तो यहां से अभी हमें क्या सीखने को मिला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये होती है और ये वैल्यू मिनिमम है। अब आते हैं मुद्दे की बात कि सर आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा ये किस तरीके से लिख दिया, इसके बारे में चर्चा करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वो देखिएगा। मुझे एक बात बताइएगा, मैं सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहूंगा के डैश पर। ये के डैश क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब मुझे अगर ये टर्म कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से लिखूंगा ना, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास जाऊंगा और हर इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालूंगा। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब आप लिखेंगे तो आप इस टर्म को किस तरीके से लिखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ वन इन फ्रेम ऑफ सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के पास जाऊंगा तो हाफ m2, और उसकी जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ सी का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से टर्म आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसी को हाफ, आपको पता है हर एक्सप्रेशन में कॉमन आएगा, इससे बाहर निकाल लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? समेशन ऑफ एम आई velocity of ith particle with respect to center of mass the whole square where I varies from 1 to n. क्लियर? अब देखिएगा, मैं अगर इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करता हूं तो क्या लिखूंगा? हाफ समेशन ऑफ एम आई। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है? वी आई वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से लिखेंगे, और ये इसका भी स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखिए हाफ को बाहर रखते हैं, समेशन ऑफ एम आई, इस टर्म को एक्सपेंड करके बताइए क्या बनेगा? वी आई स्क्वायर, यस ग्रेट, वी सी स्क्वायर। खुद से कैलकुलेशन करिए फटाफट और जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे आगे? एक्स्ट्रा टर्म दूसरा जो बनेगा माइनस ऑफ 2vi इंटू वी सी। यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? सबको समझ आ गया? अब देखिएगा, मैं यहां पर ये टर्म मल्टीप्लाई करता हूं। पहला टर्म मेरे सामने बनेगा हाफ समेशन ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर। गौर फरमाते रहिएगा, हर एक एक टर्म आपको कुछ खास वैल्यू देने वाला है। दूसरे वाले केस में ये तो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमन है बाहर आ जाएगा, वी सी स्क्वायर बाई 2 समेशन ऑफ एम आई। यहाँ पे ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमन है बाहर ले लेता हूँ, समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई। देखिए आराम से देखिए, मैथ्स है थोड़ा सा, और मुझे पता है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स काफी स्ट्रांग है, आई होप सो, है ना भाई? जे जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा। बताइए ये टर्म आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लीजिए आराम से। अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये टर्म जाना पहचाना लग रहा है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करिए, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
अगर आप किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, हाफ समेशन ऑफ एम आई बी आई स्क्वायर। यस और नो? अब इधर आते हैं, इस टर्म को ऑब्जर्व करिए क्या लिखा हुआ है, ये है टोटल मास, तो इसको लिख दिया मैंने m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाई 2। ठीक, ओहो हो, जरा यहां पे इस पे गौर फरमाइए, ये क्या लिखा हुआ है, सोचिए क्या है, देखा हुआ लग रहा है, रिकॉल करो यार, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम को लिखने का क्या तरीका था, द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस और नो? तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके सामने माइनस ऑफ वीसी स्क्वायर। अब सोचिए यहां पर देखिए मैंने किस तरीके से प्रूफ किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां पे तो गलत प्रूफ हो गया है, यहां पर k डैश की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस कुछ और ही आ रहा है, वहीं पहुंचने वाले हैं, हाफ माइनस दिस वन, ये क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये वैल्यू है k डैश के बराबर। जनाब अगर इस वाले टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो जरा देखिए क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। जरा ऑब्जर्व करिए, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मेरे सामने क्या बन रहा है, k डैश, ये टर्म जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये टर्म बना आपके सामने ये। अब मत कहिएगा कि प्रूफ नहीं किया था, सोचिए, मतलब याद कर लीजिए, जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जहां पे मल्टीपल बॉडीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पर हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहां पर ये वाला जो टर्म आ रहा है, ये टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम में सेंटर ऑफ मास का जिक्र हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो उसमें भी जिक्र हो रहा है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम इस टर्म को तवज्जो नहीं देंगे। कुछ तो खास है ना इस फ्रेम में, इस फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी आपके टोटल एक्सप्रेशन में भी आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखने की आदत डालिए। थोड़ा सा जब भी हम कोई भी नई स्किल्स को सीखते हैं, इनिशियल फेज हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब हम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को डील करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि आज के बाद मुझे किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं उसे इस तरीके से भी डिकोड करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अब आप सोचिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही टर्म दिखाई दे रहा होगा। ये टर्म कुछ खास है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे के कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर करके हम न्यूमेरिकल्स को विद इन द सिंगल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में वाकई में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा तो क्लैरिटी डेवलप हुआ ही होगा। तो हमने आज चर्चा करी कि हाउ टू राइट डाउन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ओके, थैंक यू सो मच। और भी आगे इस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में जिसमें सच में आपको उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या आपके मन में इस तरीके के सवाल हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, और फिजिक्स में अगर आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिजिक्स है तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, थैंक यू सो मच।